है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 10। अरे मेरा मतलब कि वो सिया बिल्कुल आपके गले में फंसी उस हड्डी की तरह है। लगता है वो आपके घर की बहू बनकर ही मानेगी। आपका लाडला राम न सही, आपकी आंखों का तारा वो अच्युत ही सही, लेकिन बहू तो वो चौधरी खानदान की ही बनकर मानेगी। जहाँ इस बार शताक्षी का इतना कहना था कि उनके दोनों तरफ बैठे रमा चौधरी और राम दोनों की आंखों में एक गुस्सा साफ नजर आने लगा था, और गुस्से में ही उन्होंने अपनी मुट्ठियों को कस लिया था। तब तक राधा को भी उसके सगुन की हल्दी लग चुकी थी, और उसके लगते ही अचानक से माहौल में एक शोर गूंज उठा था। लोग उस सगुन की हल्दी पर टूट पड़े थे और अपनी हथेलियों को उस हल्दी से रंगते हुए अपने करीबियों की तरफ दौड़ पड़े थे, जिनमें इस वक्त खुद सिया और कंचन के साथ साथ राध्या और अच्युत भी शामिल थे। चारों एक दूसरे के गालों पर हल्दी लगाते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसे देख राम काफी सख्त नजर आ रहा था, और उसी सख्ती में ही वो अपनी जगह से उठते हुए वहां से दूसरी तरफ बढ़ गया था। तो वही रमा चौधरी, जिनके चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। शताक्षी, मुझे लगता है कि मेरे बेटों की निगरानी करने की बजाय तुम्हें अपनी बेटी को कंट्रोल में करना चाहिए। एक बार उसके कपड़ों व रहन सहन पर ध्यान दो, क्योंकि जिस तरह से ये आजकल अयोध्या वासियों के बीच घुल मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन खून अपना रंग दिखाते हुए बगावत पर उतर आए। लेकिन उनकी बातों को सुन शताक्षी अभी कुछ कहती, उससे पहले ही रमा चौधरी अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा। सालों पहले की वो घटना याद है ना? कैसे तुम अपनी बेटी के साथ उस नरक भरी जिंदगी को छोड़कर मेरे पास आई थी? वो बगावत तो याद ही होगा कि कैसे उस वक्त तुमने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अलग अलग पैतरे आजमाए थे। भाभी, इस वक्त आप गड़े मुर्दे उखाड़कर आखिर साबित क्या करना चाहती हैं? इस बार रमा चौधरी की बातों को सुन शताक्षी के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ चुका था। तभी उसकी बातों का जवाब देते हुए रमा चौधरी ने आगे कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें तुम्हारा अतीत याद दिलाते हुए तुम्हें थोड़ा आगाह कर रही हूँ। अपने पति से तो उस जंग को जीत लिया था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन अपनी ही बेटी से ठीक वैसे ही एक जंग हार जाओ। इसलिए उस पर थोड़ा नज़र रखो, क्योंकि जवान बेटी और कटी हुई पतंग किस तरफ उड़ कर जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता। नहीं भाभी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। वो दिन कभी नहीं आएगा, और मेरी बेटी की रगों में उसके बाप का नहीं, मेरा खून दौड़ रहा है। इसलिए आज तो क्या, फ्यूचर में भी वो दिन कभी नहीं देखने को मिलेगा, और मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। तभी अपनी बातों को कहते हुए शताक्षी ने देखा कि राध्या सिया और कंचन के गले में अपनी बाहों को फंसाते हुए काफी खुश नजर आ रही थी, जैसे वह भी उनके माहौल में पूरी तरह से ढल चुकी हो, या फिर उसे भी यहाँ का माहौल काफी पसंद आ रहा हो। लेकिन राध्या को ऐसे देख इस पर शताक्षी के चेहरे पर एक गुस्से की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। वह गुस्से में ही अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए राधा की कलाई को काफी मजबूती से पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने कमरे के भीतर चली गई थी। यहाँ उसे ऐसे जाते देख पीछे रह गए सिया और कंचन थोड़ी हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उसे इग्नोर करते हुए एक बार फिर से खुद में बिजी हो गई थी। तो उधर शताक्षी राधा को कमरे के भीतर ले जाते हुए काफी गुस्से व झुंझलाहट में उसके सामने ही बेड पर एक दूसरी स्कर्ट को रखते हुए कहा, इस घाघरे को अभी तुरंत बदलकर इसे पहनो। बट मॉम, फाई आई जस्ट शट अप। अपनी अंग्रेजी अपने पास रखो, और जितना कहा गया है चुपचाप उतना करो। ये जाहिलों वाले कपड़े निकालकर अभी तुरंत इसे पहनो। लेकिन इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं चेंज करने वाली, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हल्के गुस्से और झुंझलाहट में ही राध्या ने कहा था, और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि तभी इस बार गुस्से में शताक्षी भी उसके बाजुओं को पकड़ उसके खुद के तरफ घुमाने के साथ साथ उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। खबरदार जो मुझे दोबारा से ऐसे तेवर दिखाए तो हड्डियां तोड़कर रख दूंगी मैं, समझी तुम? तो वही अपनी गालों पर
अपनी हथेलियों को रखे राध्या, जिसकी आंखें भी अब तक छलक आई थी, लेकिन उन आंखों में अभी भी एक गुस्सा था। मॉम, यू नो व्हाट, यू आर कंप्लीटली सिक और आपके इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, राधा ने कहा और गुस्से में ही उस कमरे से बाहर निकल गई थी। तो वही उसकी बातों को सुन शताक्षी एक क्षण के लिए चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल वो एक बार फिर से गुस्से और झुंझलाहट में ही नजर आने लगी थी। तो उधर दूसरी तरफ आंगन में सिया और कंचन अभी भी हल्दी के फंक्शन को एंजॉय कर रही थी। दूसरों को हल्दी लगाते हुए खुद का बचाव कर रही थी, लेकिन एक तरफ खड़ा राम उन्हें काफ़ी देर से देखने के बाद खुद भी उसकी तरफ ही बढ़ गया था। आगे बढ़ते हुए राम ने भी अपनी हथेलियों को सगुन की हल्दी से रंग दिया था, लेकिन उसे खुद की तरफ ही बढ़ते देख सिया की भी नज़रें उसके ऊपर ही पड़ते हुए वो अपनी जगह पर ही जैसे जम सी गई थी। होठों की हंसी गायब हो चुकी थी, यहाँ तक कि एक बार उसने खुद की चारों तरफ भी देख लिया था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी, क्योंकि अचानक से उनके बीच में खड़ी होते हुए वेदिका अब तक राम के गालों पर हल्दी लगाते हुए मुस्कुरा रही थी। राम, मुझे बुआ जी की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अगर बात तुम्हें पाने की हो या फिर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने की हो, उसके लिए ये सारी अंधविश्वास बातें भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई लव यू अलॉट, इतना कि मैं खुद भी नहीं जानती। इतना कहते हुए वेदिका तुरंत आगे बढ़कर राम के गले से भी लग गई थी, लेकिन राम थोड़ा हैरान था। तभी उसने सामने देखा तो वो अब थोड़ा चौंक भी गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक उसके सामने यानी कि वेदिका के पीछे ही खड़ी सिया इस वक्त अपनी जगह से गायब थी। तो वही वेदिका भी उससे दूर होते हुए एक बार फिर से उससे कुछ कहना चाहा था कि तभी काफ़ी घबराहट में शताक्षी राम के बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, राम, वो राध्या, वो गुस्से में पता नहीं कहाँ चली गई है, काफ़ी देर से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये लड़की, डोंट वरी बुआ, यही कहीं गई होगी, आ जाएगी। तभी शताक्षी के कंधों को पकड़ते हुए राम ने कहा, लेकिन शताक्षी, जिसके चेहरे की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, एक बार फिर से उसके बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, नहीं राम, उसके गुस्से को तो तुम भी जानते हो, दिल्ली में भी वो ऐसे ही गुस्से में घंटों बाहर घूमती रहती है। आज भी मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, गुस्से में आज उस पर हाथ भी उठा दिया था, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए, ये दिल्ली नहीं है, ये अयोध्या है, यहाँ वो कहाँ जाएगी, घर में ही कहीं होगी, लेकिन एक बार आपकी तसल्ली के लिए मैं उसे बाहर भी देख लेता हूँ, राम ने कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया था कि तभी पीछे रह गई शताक्षी ने आगे कहा, राम, यहाँ पास में ही एक पुराना मंदिर है, एक बार तुम वहाँ भी देख लेना, क्या पता ये लड़की गुस्से में वहीं जाकर बैठी हो। जिसके जवाब में राम ने बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। तभी उसे रोकते हुए वेदिका ने कहा, राम, जस्ट वेट, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, इट्स ओके, तुम उसे यहाँ घर में देख लो, मैं बाहर देख कर आता हूँ, राम ने कहा और वहाँ से बाहर निकल गया था। तो उधर दूसरी तरफ वास्तव में राध्या इस वक्त मंदिर की सीढ़ियों पर अकेली बैठी सिसकियाँ लेती हुई नजर आ रही थी। तभी काफ़ी जल्दबाजी में उसके पास ही आते हुए अच्युत अपने घुटनों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए काफ़ी बुरी तरह से हाँफने लगा था, जैसे कि वह भी राध्या को काफ़ी देर से ढूंढने के बाद वहाँ पहुँचा हो, जिस वजह से भारी होती सांसों के साथ इस वक्त उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट भी साफ नजर आ रहा था। यार, ये तुम्हारा दिल्ली नहीं है जो कहीं भी भागती फिर रही हो। अच्छा, अब घर चलो, बुआ तुम्हें लेकर काफ़ी परेशान है, पूरे घर को उन्होंने अपने सिर पर उठा लिया है, और अगर तुम नहीं गई तो तुम्हें ढूंढने के लिए इस बार वो पूरा अयोध्या अपने सिर पर उठा लेंगे। ये बात उन्हें मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ जो उनकी गलत बातों में भी मैं उनकी अपनी सहमति दूंगी, राधा ने थोड़े गुस्से में ही कहा था और अपने आंसुओं को साफ करते हुए वह वहाँ से दूसरी तरफ जाकर बैठ गई थी। तो वही इस बार अच्युत भी अपने सिर को झटकते हुए उसके बगल में जाकर बैठ गया था, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। तभी राध्या ने कहा, आई डोंट नो
कि मॉम को ये बात कब समझ में आएगा, कब वो इंसानों को पैसों और उसके स्टेटस से जज करना बंद करेंगी। कहीं तू ये बात वेद के लिए तो नहीं कह रही, क्योंकि जिस तरह से बुआ का बिहेवियर है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी तेरे और वेद के लिए राजी भी होंगी, अच्युत ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन राध्या एकटक उसे घूरती हुई नजर आने लगी थी। तो वही अच्युत उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, अब ज्यादा भोली मत बन। कॉलेज में जो तेरी हरकतें हैं ना, उससे साफ पता चलता है कि तू वेद को लेकर सीरियस हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर उस गधे को क्यों नहीं नजर आता? हर वक्त वो मुझसे ऐसे भागता रहता है जैसे मैं उसे कच्चा खा जाऊंगी। तभी अच्युत की बातों को सुन अब तक राध्या झुझला उठी थी, लेकिन अच्युत के होंठों पर एक हंसी फैल गई थी। डोंट वरी, एक दिन वो भी मान जाएगा। बट तू पहले ये सोच कि इस मामले में तू बुआ को कैसे मनाएगी, क्योंकि वेद का बैकग्राउंड हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि बुआ उसके लिए कभी रेडी नहीं होंगी। इस बार अच्युत का इतना कहना था कि राध्या भी अब किसी सोच में पड़ चुकी थी। साथ ही उसके चेहरे पर एक चिंता की लकीरें भी साफ नजर आ रही थी। तो उधर मंदिर के दूसरे हिस्से में एक बड़ा बावली बना हुआ था, जहां आसपास के लोग उसे पूजा, स्नान व बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस वक्त दोपहर का वक्त होने की वजह से मंदिर के साथ साथ वो बावली भी बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। तो वही कुछ देर पहले राम और वेदिका को साथ में देख सिया भी अपने घर से निकलकर यही बावली की सीढ़ियों पर बैठी सिसकियां लेती हुई नजर आ रही थी। आज सुबह भले ही वह अपने बाबा के सामने काफी समझदारों वाली बातें करते हुए खुद को भी संभाल लिया था, लेकिन भीतर से वो अभी भी टूटी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जैसे जहन में बार बार राम और वेदिका को साथ में सोचते हुए उनका ख्याल आते ही वह कलप उठी थी। बचपन से लेकर अब तक उसने राम को देखे बिना ही हर दुआओं में बस उसकी सलामती और खुद के लिए भी उसे ही मांगा था। राम जैसे उसकी हर एक सांस में बस चुका था, लेकिन आज उसकी नज़रों के सामने वो किसी और का था, जो सिया को अंदर से जैसे तोड़ रहा था। वह सीढ़ियों पर बैठे बिलख रही थी कि तभी उसकी कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, राम राम सिया जी, कैसी हैं आप? अरे ये क्या, आपके इन खूबसूरत आंखों में आंसू, लेकिन क्यों? अचानक से पीछे से आती इस आवाज़ को सुन सिया की नज़रें भी तुरंत खुद के पीछे ही मुड़ गई थी। तभी उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूर पर सीढ़ियों पर बैठा मंगल इस वक्त उसे ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था। यहाँ तक कि उसके पास ही खड़े दो लड़के भी इस वक्त मंगल की बातों को सुन हंसते हुए ही नजर आ रहे थे। लेकिन अभी उसकी मौजूदगी को सिया समझ पाती या उससे कोई सवाल जवाब ही कर पाती, उससे पहले ही अपनी बातों को जारी रखते हुए मंगल ने आगे कहा था, ओह अब समझ में आया, वो सहरी बाबू, क्या नाम था उसका? हाँ वो राम। सुना है कि वह दिल्ली में उसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड थी और शादी भी वो उसी से ही करेगा। क्या यह सच है सिया जी? मंगल, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, अपनी बातों से हमें और परेशान मत करो, इसलिए जाओ यहाँ से, सिया ने काफ़ी गुस्से में कहा था। लेकिन मंगल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।